नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके ITI CBT एग्ज़ाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेज दे रहे हैं। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो ये क्लास नंबर 6 है। हमारी प्ले लिस्ट हमने बना दी है ITI CBT एग्ज़ाम सेकेंड ईयर 2025, तो उसमें जाकर के बाकी प्रीवियस 5 क्लास को भी आप ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि सब टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज चल रही है क्लास, तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इसलिए आपको पिछली क्लासेज से कवर करना होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। DC मोटर हम पढ़ रहे थे और आज कंप्लीट हो जाएगी, सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग इसमें कवर हो जाएंगे। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब पर मिलेगी आपके CBT एग्ज़ाम तक। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, तो इस क्लास को कीजिए दोस्तों के साथ शेयर। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित और आपके ITI एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके CBT एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री टेस्ट भी आपके लिए हमने उसमें ऐड कर रखे हैं, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं माय डियर। और आज का जो हमारा DC मोटर का है वो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आज कुल मिलाकर के वाइंडिंग पर आधारित क्वेश्चन ही होंगे। इससे पहले अपन ने बेसिक जो सवाल है वो कर लिए हैं, डिटेल से आपको एक एक करके समझाएंगे। सो आई होप कि आपको अच्छे से जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएंगे, उसमें कोई इश्यू आएगा नहीं। सवाल देखो क्या करें, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। हम जब आर्मेचर को रिवाइंड करते हैं ना, तो धागे का इस्तेमाल करते हैं, वार्निश का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, स्लीव इस्तेमाल करते हैं, बांस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाती है वाइंडिंग सहायक सामग्री। देखो, चालक सामग्री जो होती है वो तो तार है और हम सबको पता है वाइंडिंग के लिए काम में आता है, लेकिन अचालक सामग्री के बहुत सारे पर्पज होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर पर बाद में आएंगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जब तक हम कारण सहित चीज़ों का नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हम बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय दो और आराम से मेरे साथ चीज़ों को पढ़ो। वैसे आप अगर बाद में कभी इस क्लास को देख रहे हैं तो यूट्यूब आपको 2 गुना स्पीड का भी फैसिलिटी देता है, तो स्पीड डबल कर लो और देखो, लेकिन बातें सारी सुनो, काम बहुत आएगी। अचालक सामग्री हम बहुत काम में लेते हैं, जिसमें देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वार्निश। ठीक है ना, वार्निश होता है एक तरह का लिक्विड, और ये वाइंडिंग को नमी से बचाता है, वाइंडिंग में मॉइस्चर नहीं जाने देता। क्योंकि अगर नमी जाएगी ना तो इंसुलेशन प्रतिरोध डाउन आ जाएगा, लीकेज करंट होगी और वाइंडिंग में शॉर्ट हो जाएगा, हल्का सा स्पार्क होगा, वाइंडिंग खराब। इसके अलावा जो आपसे सवाल पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है बांस का। हालांकि ये सब जब अपन AC मोटर की वाइंडिंग में पढ़ेंगे तब भी आपके सामने ये सवाल आ जाएंगे, है ना। तो बांस जो होता है ना, ये वेजेज के रूप में काम में लेते हैं। वेज होता है वाइंडिंग में कॉइल डालने के बाद स्लॉट के ऊपरी हिस्से में डालना, ताकि कॉइल बाहर ना आ जाए। इसके अलावा जो हम काम में लेते हैं ना, वो है धागा। तो धागा होता है कॉइल्स को बांधने के लिए। जब हमें बहुत सारी कॉइल को एक साथ बांधना हो तब धागे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में होती है टेप। तो टेप होती है जब हमें चालकों को आपस में बांधना हो। मतलब एक कॉइल में हमने ऐसे मान लीजिए 100 टर्न डालने हैं, तो इन 100 टर्नों को एक करने के लिए ना कॉटन की एक टेप आती है जो यूँ लपेट देते हैं सब जगह। इससे क्या है कि एक कुंडली के जो सारे चालक हैं वो, जैसे अभी इनके बीच में गैप है तो वो नहीं होगा और ये एकदम पास पास आ जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चालकों को लपेटने के लिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कह देना टर्न्स को बांधने के लिए। अगर ये कहीं पर भी ऑप्शन हो तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक वो स्लीव आती है जो इंसुलेशन से अपन ऊपर चढ़ाते हैं, वो वाला भी है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दोनों आपके बैक पिच और फ्रंट पिच को लेकर, है ना। देखो, हमारे जो DC का आर्मेचर होता है ना, उसमें फ्रंट पिच और बैक पिच नाम से 2 पिचें होती है। जिस साइड कम्यूटेटर लगा रहता है, जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं, उस साइड को फ्रंट पिच बोला जाता है, और कम्यूटेटर की दूसरी साइड वाला, बैक एंड साइड वाला, बैक पिच के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में जो आपसी रिलेशन होता है बैक पिच और फ्रंट पिच में, वो मोर देन और लेस देन का होगा ही होगा। ये दोनों कभी बराबर नहीं होती है। मोस्टली लैप वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ,
वे वाइंडिंग को छोड़ दीजिए एक बार। लेप वाइंडिंग में इन दोनों के बीच में कम से कम तो 2 चालकों का अंतर होगा ही होगा। ध्यान से सुनना, एक बार फिर बता रहा हूँ। लेप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच के बीच में कम से कम कितने चालकों का अंतर होगा? 2 चालकों का अंतर होगा। दोनों सदैव विषम संख्या में होगी, कभी सम संख्या में नहीं हो सकती। 2 चालकों का अंतर तब होगा जब सिंप्लेक्स है। अगर वाइंडिंग ड्यूप्लेक्स है तो 4 चालकों का अंतर होगा। अगर वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स है तो 6 चालकों का अंतर होगा। अगर वाइंडिंग क्वाड्रप्लेक्स है तो 8 चालकों का अंतर होगा। ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन होगा, यहाँ पॉइंट सोचने वाला है। तो फिर अगर आपका फ्रंट पिच ज़्यादा है ना तो वाइंडिंग पीछे चलेगी, क्योंकि यहाँ से गई और इधर आ रही है। ये ध्यान से सुनना, इस तरह से चलेगी वाइंडिंग, और ये कहलाती है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, फ्रंट पिच जो है वो बैक पिच से ज़्यादा है तो नो डाउट रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, यानी वाइंडिंग जो है वो शुद्ध हिंदी में प्रतिगामी वाइंडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिगामी वाइंडिंग। वाइंडिंग को वेस्टर्न बोलते हैं। प्रतिगामी वेस्टर्न या प्रतिगामी वाइंडिंग है, इंग्लिश में रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। देखो, मैं हर वीडियो के अंदर 2 बातें बोल रहा हूँ और आज फिर बोलूँगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी आपके लिए वो है। क्या भाई, सेकेंड ईयर जैसे ही पास कर लोगे, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम आपको देना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला जो है ना, ये केवल अपना आप समझ लीजिए कि सेकेंड ईयर तक ही है, और सेकेंड ईयर में इस तरह के सीधे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से पास हो जाओगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो कंपटीशन एग्जाम में ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है, फ्रंट पिच कम होती है और बैक पिच ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। पेपर में 2 तरीके के सवाल आते हैं, कंपटीशन में बता रहा हूँ। अब तो आपके पहले तो इतना सुन लो, सीधा ही आएगा। खैर, पहले सेकेंड ईयर तो पास करो और हो तो जाओगे अच्छे स्कोर से। दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। अभी पेपर में एज इट इज सवाल आएगा, आपको डी करना है, मतलब रिट्रोग्रेसिव करना है जहाँ कहीं भी ऑप्शन में हो, पहला पॉइंट। लेकिन एग्जामिनर पे भरोसा कर सकते हो क्या? मान लीजिए कि अब तक वो ये देते आ रहे थे, वो चाहे कि यार इस बार मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट पिच की जगह बैक पिच को ज़्यादा दिखा देता हूँ, यानी यूँ लिख देता हूँ कि बैक पिच जो है वो फ्रंट पिच से अधिक है, तो अब बताओ वाइंडिंग कौन सी है? पूछ ही सकता है ना, क्या भरोसा है। इसलिए पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या वो इसी रिलेशन की बात कर रहा है। अगर बाई चांस वो इस रिलेशन की बात कर रहा है तो उत्तर बदल जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को समझो। ये नहीं कि अधूरा सा क्वेश्चन पढ़ा और भागे उत्तर की तरफ, नहीं भाई, आजकल नए क्वेश्चन जोड़ने लग गया है वो। तो हम भी कराएंगे खैर पेपर से पहले आपको नए क्वेश्चन और, लेकिन पहले इनको तो कवर करें। दोनों क्वेश्चन याद रह जाएंगे ना। कंपटीशन एग्जाम में सवाल ऐसे भी बन सकता है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। फिर वो 4 ऑप्शन देगा, बैक पिच बराबर फ्रंट पिच, बैक पिच लेस देन फ्रंट पिच, बैक पिच मोर देन फ्रंट पिच, ऐसे 4 ऑप्शन भी बना सकता है। मतलब क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन वाइस वर्सा बन सकते हैं। सो यू हैव टू, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। बताओ बातें समझ में आ रही है क्या? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, हमें आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया करो, मेहनत बहुत लगती है। 1 लाइक और 1 शेयर मैं आपसे चाहता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और उनको बोलो कि ये क्लास पढ़िए, समझ में आएगी उनको भी, वो चैनल अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आप बस उन तक पहुँचा दीजिए, एक बार उनको बोल दीजिए कि इन क्लासेस को देखना भाई। आ जाओ अगला सवाल। 4 पोल डीसी मोटर में आसन ध्रुवों को विपरीत ध्रुवता में कैसे बदला जाता है? पहले तो सुनो, आसन ध्रुव का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट, अपनी भाषा में मतलब है पास पास के पोल। आसन का मतलब होता है आसपास के पोल, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे हमारे 4 पोल की अगर मोटर होगी तो उसके 4 पोल ये होंगे ऐसे। तो इस पोल के आसन कौन है? ये भी इसका एडजेसेंट है और ये भी इसका एडजेसेंट है। वाइंडिंग में पोल की सही पोलरिटी से क्या आशय है? हम ये दावे के साथ कब कहते हैं कि वाइंडिंग की ध्रुवता सही है? जब पास पास के पोल विपरीत बने, यानी एक पोल N तो दूसरा S, फिर N तो फिर S, तो हम क्या बोलते हैं कि वाइंडिंग की ध्रुवता सही है। और इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं?
2 पेचकस और वो विधि इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको ऐसे में कराऊंगा। वो ये कह रहा है, अब सवाल पर आ रहा हूँ मैं, वो ये पूछ रहा है अपन से कि ये जो आप NS बनाते हो ये कैसे संभव है। दरअसल ये NS जितना भी है ना, मैं डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लो भाई प्लीज़, 2 मिनट का टाइम। ये NS जितने भी बनते हैं ना, ये सब के सब विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की ध्रुवता जो होती है वो धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो ध्रुवता बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इस पोल में करंट यूं फ्लो हो रही है ना, तो अगले पोल में करंट यूं फ्लो हो रही है, फिर अगले में यूं फ्लो हो रही है। बताओ बात समझ में आई है? यानी धारा की दिशा बदलकर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्रुवता बदलते हैं। ये रहा डी विकल्प आपके सामने। धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, यानी करंट की दिशा बदल दो, पास पास के पोल की ध्रुवता भी बदल जाएगी। बताओ सवाल समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लाइक तो बनता ही है फिर इस बात पर। इतनी डिटेल से, प्यार से, आराम से समझा रहा हूँ, और क्या ही सोचना भाई। आओ सवाल। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? आपको आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई गई है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो देखो वाइंडिंग है ना, क्या बन रहा है। वाइंडिंग 1 नंबर से कॉइल शुरू हुई और 2 नंबर पर आ गई, फिर 2 से चली और 3 नंबर पर आ गई। मतलब पास पास के सेगमेंट पर आ रही है, इसका मतलब सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। पहला ऑप्शन तो ये देखो। अब यहाँ ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव, ये 4 ऑप्शन है, सिंप्लेक्स ऑप्शन नहीं है। तो फिर वाइंडिंग को ध्यान से देखो। वाइंडिंग यहाँ से आई और फिर देखो आगे की तरफ जा रही है, यानी आगे बढ़ रही है वाइंडिंग। आगे बढ़ती हुई वाइंडिंग को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रगतिशील वाइंडिंग, आगामी वाइंडिंग, परगामी वाइंडिंग। शुद्ध हिंदी कई बनेंगे, इसलिए कई बार बोलता हूँ मैं, एक आध शब्द इंग्लिश के भी ध्यान में रखा करो। तो ये जो आपके प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव इंग्लिश का शब्द है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वाइंडिंग के यहाँ 2 डायग्राम है, एक मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एक यहाँ बता रहा हूँ, है ना। चलिए माय डियर, ये न्यूमेरिकल है, इसको बहुत बढ़िया सी कवर करना। ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा। कौन सी शिफ्ट में आएगा? आपकी सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम होते हैं ना अगस्त में, CBT वाले, तो उसमें हर दिन 3 शिफ्ट होती है और लगभग पेपर 10 दिन चलते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन घूम फिर करके आते रहते हैं। हाँ, वो किस्मत साथ देती है कि किसकी शिफ्ट में आया। एक दिन हर शिफ्ट में भी नहीं है, लेकिन 2 शिफ्ट में आ जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। सुन लो सवाल। रिट्रोग्रेसिव है और वेव वाइंडिंग है। सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स ये नहीं बताया, कोई बात नहीं। औसत पिच याद करनी है। आर्मेचर चालकों की संख्या, स्लॉट की संख्या और पोल की संख्या हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच का फॉर्मूला क्या है। वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच का फॉर्मूला होता है Z/पोल। ध्यान से सुनिएगा, Z का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। फॉर्मूला पूरा नहीं है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। Z प्लस माइनस, यहाँ मैं लिखूंगा कुछ, वो बाद में बताऊंगा, बटे पोल, यानी कुल चालकों की संख्या कितनी है। अब यहाँ आपके लिए एक काम इजी है, आसान सा काम क्या किया इसने, एग्जामिनर ने आपको चालकों की संख्या निकाल करके ही दे दी 14। लेकिन कुछ जगह वो क्या करेगा, कलाकारी करेगा और आपको चालकों की संख्या नहीं देगा, वो केवल आपको क्या देगा, सेगमेंट। तो फिर ध्यान रखना, DC मशीन में ये फिक्स होता है, जितने सेगमेंट होते हैं ना उतनी ही आर्मेचर क्वाइल्स होती है और प्रत्येक क्वाइल को ही चालक कहा जाता है ना। सॉरी, उतनी ही क्वाइल होती है तो उन क्वाइल्स का 2 गुना चालक होता है, ये ध्यान रखना। यानी अगर 7 सेगमेंट है तो 7 क्वाइल होगी। अब एक क्वाइल के 2 भाग होते हैं कि नहीं, एक इस स्लॉट में डल रहा है, एक इस स्लॉट में डल रहा है, तो ये 1 चालक हो गया और ये 2 चालक हो गया। यानी जितने सेगमेंट उनका डबल कर दो, चालक आ जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है तब बताओ बात समझ में आई क्या? दोबारा बोलूं, वीडियो को पीछे कर लेना यार, रिकॉर्डिंग तो है आपके लिए, तो सेव है, बैक करके देख सकते हो। फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ,
अगर चालकों की संख्या सीधे नहीं दे रखी हो तो सेगमेंट की संख्या को दोगुना कर दो, चालक मिल जाएंगे, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 2 इंटू प्लेक्स करना होता है, चालकों की संख्या 2 इंटू प्लेक्स करना होता है। अब इस क्वेश्चन में प्लेक्स नहीं दिया, वो कहता है कि अगर प्लेक्स कहीं पर मेंशन नहीं हो तो फिर आपको सिंप्लेक्स मानना है। तो सिंप्लेक्स में 1 होता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा 2 रख दो। इनमें से एक निशान ही लेना है, दोनों नहीं लेने, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। प्लस वाला निशान आपको तब लेना है जब वाइंडिंग प्रोग्रेसिव हो, माइनस वाला निशान तब लेना है जब वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव हो। इस क्वेश्चन में वाइंडिंग के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, सवाल पर वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर आपको औसत पिच निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और वो फॉर्मूला है Z-2 बटे पोल। Z इन्होंने क्लियरली आपको दे दिए थे 14, 2 करेंगे माइनस, और पोल दिए हैं 2, यानी 12/2, उत्तर आया 6। बताइए माय डियर, सवाल समझ में आया क्या? ये रहा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, बी विकल्प के साथ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से ये सवाल क्लियर हुआ होगा, आराम से। इतना डीपली तो शायद आपने ITA में भी नहीं किया होगा, तो झंझट ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माय डियर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, कीजिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड। ऐप में आपके ITA सेकेंड ईयर CBT एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट सीरीज़ मॉडल टेस्ट के रूप में उपलब्ध है। साथ ही पिछले सालों के जो पेपर है वो भी अवेलेबल है, जिसमें 75 क्वेश्चन है, तो ज्वाइन कीजिए उसको। उसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप फ्री टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, पुराने पेपर भी पढ़ने को मिल जाएंगे। सो ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। आइए माय डियर, अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को क्या कम करता है। क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया ना, ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का क्वेश्चन है वैसे तो। वो कहता है कि VA रेटिंग के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो कम हो जाता है। या मतलब क्या कह रहा है वो, एक 10 kVA ट्रांसफार्मर के लिए जो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन वहीं पर 10 kVA ट्रांसफार्मर के लिए ये 80 वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप जो कोर है उस कोर के लिए सही मटेरियल का चुनाव करें तो आपका क्रॉस सेक्शन कम भी हो सकता है। तो फिर कौन सा लगाना चाहिए? तो हमारे लिए तो देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलिकॉन स्टील है ना। और सिलिकॉन स्टील को भी कैसे बनाते हैं, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अब यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसका आता है हाई एलॉय स्टील, हाई एलॉय सीट, यानी ऐसी सीट हो जिसमें मिश्र धातु अधिक मात्रा में मिली हुई हो, तो वो वाली धातु भी अपन काम में ले सकते हैं। उच्च मिश्र धातु की कोई भी सीट या चादर अपन लेंगे तो उसमें सेम KVA रेटिंग के लिए कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है ये सवाल। देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अच्छा खासा अनुभव है, आपके CBT एग्ज़ाम का भी है, इसलिए आपको दोनों चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। शायद आपकी लाइफ में इस अनुभव की बहुत ज़रूरत है, यूटिलाइज़ कीजिए इस हमारे एक्सपीरियंस को। आइए अगले सवाल पर, DC शंट मोटर में क्या प्रभाव होगा यदि सप्लाई टर्मिनलों को आपस में बदल दें, यानी इंटरचेंज कर दें, मतलब प्लस से माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दें। एक बात याद रखना, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में बात करेगा। DC मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए 2 में से किसी एक कारक को बदलना होता है। आप चाहें तो फील्ड वाइंडिंग के धारा की दिशा बदल दो, यदि आप चाहते हैं तो आर्मेचर धारा की दिशा बदल दो, यानी या तो फील्ड फ्लक्स की दिशा या आर्मेचर धारा की दिशा बदली जाती है, ना कि दोनों। शंट मोटर में फील्ड और आर्मेचर समांतर में जुड़ते हैं। अगर आप प्लस माइनस सप्लाई वाला बदलते हैं तो दोनों एक साथ बदलते हैं,
जो आमने सामने थे उल्टे हो जाते हैं, और दोनों बदलते हैं तो मोटर के घूमने की दिशा में देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, यानी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर नो इफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं होगा, मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। मोटर समान दिशा में चलती रहती है लगातार, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी पहले अगर क्लॉकवाइज चल रही थी तो अब भी क्लॉकवाइज चलेगी, और पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी तो अब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। सवाल समझ में आया? वीडियो को लाइक किया क्या प्लीज़ बताना थोड़ा सा यार, इतना डीप केवल पढ़ाई से संबंधित बात हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, बीच बीच में आपको लाइक के लिए बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे अब कि गुरुजी आप लाइक के लिए बोला करो मत, जिसको ज़रूर अच्छा लगेगा वो अपने आप कर देगा। नहीं भाई, बिना बोले नहीं करते हैं बच्चे, ये मैंने देखा है, सो प्लीज़ कीजिएगा। सवाल पर आते हैं। ये कहता है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर में किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है। वो कहता है कि रिबाउंड आर्मेचर है, अभी अभी नया बांध करके लाए हो। देखो ध्यान से देखोगे ना तो ऊपर रखी हुई है हेक्सा ब्लेड। क्या रखी हुई है? हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड से हम वाइंडिंग के शॉर्ट की जांच करते हैं कि ध्यान रखना। कैसे पता लगता होगा मैं बताता हूँ। तो पहले तो इसका आंसर बी उत्तर करना है, शॉर्ट कॉइल की टेस्टिंग हो रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें पहचान कैसे होगी शॉर्ट कॉइल की। तो इसके लिए ना या तो अनुभव हो जिनको वो बता सकता है बहुत अच्छे से, या फिर आप थोड़ा सा पहली बार टेस्ट करने वाला बंदा ध्यान से देखता रहे तो हो जाए। शॉर्ट कॉइल पर कंपन अन्य सभी कॉइल से अधिक होता है, यानी ये हेक्सा ब्लेड, इसको ग्राउलर को सप्लाई अपन दे देंगे तो आर्मेचर में इंडक्शन के कारण वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो ये हेक्सा ब्लेड ना वाइब्रेशन करती है ऐसे ऊपर रखी हुई, तो जो कॉइल शॉर्ट होगी ना उस पर वाइब्रेशन बहुत तेज़ होगा। बाकी सब पर स्लो स्लो चलते जा रहे थे, आपने यहाँ रखा फिर यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, अचानक से वाइब्रेशन बढ़ गए, इट मीन वो कुंडली शॉर्ट है, उस कुंडली में प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि शॉर्ट कॉइल का पता कैसे लगता होगा हेक्सा ब्लेड से। तो हेक्सा ब्लेड तीव्रता से कंपन करती है, बहुत अधिक मात्रा में कंपन करती है। नेक्स्ट सवाल, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक यानी नमी न सोखने वाली होती है। तो ये तो ध्यान रखना है, होती है, और अच्छी उसकी विद्युतीय शक्ति भी होती है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो वाइंडिंग में हम सबसे ज़्यादा जो पेपर काम में लेते हैं ना उसका नाम है मिलीनेक्स पेपर। सफ़ेद रंग का होता है, ये जो एक्सरे कराते हैं ना उसके जैसा पेपर होता है, पड़ पड़ वैसे ही करता रहता है। ये स्लोट में डालते हैं अपन इसको नीचे, फिर इस स्लोट के ऊपर जो ये पेपर डाला था इस पेपर के ऊपर वाइंडिंग होती है। सीधे खंचे में नहीं डालते हैं अपन कॉइल को, खंचे में पहले जो पेपर डाला जाता है मिलीनेक्स पेपर बोलते हैं, और इस मिलीनेक्स पेपर को दोनों साइड से ऐसे मोड़ देते हैं, इधर इस स्लोट में मोड़ दिया और इधर भी मोड़ दिया, ताकि ये स्लोट में स्लाइड ना करे, खिसके नहीं। तो इस प्रक्रिया को कफिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कफिंग। ठीक है ना, दोनों तरफ से मोड़ना क्या कहलाता है? कफिंग कहलाता है। अगला सवाल, नो लोड से फुल लोड तक डीसी शंट मोटर की गति में 5% का कमी आता है। वो कहता है इतना क्यों आया, यानी मोटर यहाँ चल रही थी अब यहाँ आ गई, लगभग 5% के आसपास इतनी गिरावट आ गई। वो कह रहे हैं कि मोटर में गिरावट हल्की सी आई तो है, क्यों आई है? वैसे तो हम शंट मोटर को स्थिर मोटर मानते हैं, लेकिन फिर भी पेपर में सवाल पूछा जाए ना तो ये करना है कि थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है, और इसके पीछे कारण होता है आर्मेचर का ड्रॉप। भार बढ़ता है तो आर्मेचर करंट बढ़ती है। अब करंट बढ़ेगा तो वी ए बढ़ेगा, क्योंकि आई ए इंटू आर ए होता है, यानी लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप होने से फील्ड को कम वोल्टेज मिलता है एक तरह से, यानी फील्ड कमज़ोर हो जाता है, आर्मेचर ड्रॉप हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगला सवाल, यदि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा? देखो गति मोटरों की जो है वो फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। अब फील्ड ओपन होगी तो फ्लक्स कितना? जीरो। फ्लक्स जीरो तो गति कितनी? अनंत। अनंत का मतलब हो गया वेरी हाई, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आर्मेचर को तोड़ देगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या किया था फिर? इसी चीज़ से बचने के लिए एनवीसी को फील्ड के साथ सीरीज में लगाया था, ताकि जैसे फील्ड ओपन हो तो एनवीसी हैंडल को छोड़ दे। अगला सवाल, वार्निश करने से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म करते हैं, इंग्लिश में इसे प्री हीटिंग बोलते हैं। और प्री हीट करने का मतलब ये होता है
कि अगर वाइंडिंग के अंदर कोई नमी है ना तो वो बाहर आ जाए, क्योंकि वार्निश डालने के बाद वो नमी बाहर नहीं आएगी और अंदर रहेगी तो वो इंसुलेशन को घटा देगी। ये रहा, ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, वाइंडिंग में से नमी को बाहर निकालने के लिए। अंदर वाइंडिंग की कोई नमी है तो वो बाहर आ जाए ताकि बाद में इंसुलेशन को प्रॉब्लम ना करें। अगला सवाल, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ये क्या कहलाता है? अभी मैं बता रहा था ना कि बांस के वेज लगाते हैं। रिवाइंडिंग करने के लिए फिर स्लोट का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, इसमें बांस दबाया हुआ होता है, तो सबसे पहले इस बांस की फचर को ही हटाते हैं, उसके बाद कॉइल निकलेगी, फिर यहाँ वो मिलीनेक्स पेपर है वो निकलता है। तो रिवाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर यहाँ से वो जो बांस के फच्चर है ना उसी को ही हटाते हैं, वेजेज को हटाते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेज को हटाना, रिमूविंग वेजेज। ठीक है, सबसे पहले वेज हटाने का ही काम करते हैं। इतना ही है माय डियर, बस। तो डीसी मोटर कंप्लीट हो चुकी है, डीसी जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके नेक्स्ट मशीनें शुरू हो जाएगी, 3 फेज़ की मोटर, फिर सिंगल फेज़ की मोटर, फिर सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, एमजी सेट और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरिंग वो। तो टॉपिक कंटिन्यू चलेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें प्लीज़। आप भी सब्सक्राइब करें यार, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। बहुत धन्यवाद।